नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस के इस सेशन में। दोस्तों, आप लोगों ने खोरठा पढ़ा है और आप ही लोगों की मांग पर मैं चूंकि झारखंड स्टार्ट करने जा रहा था, लेकिन आप लोगों की डिमांड पर साइंस लेके आया हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों को यहाँ से विज्ञान बहुत ही बढ़िया से समझ में आ जाएगी। ऐसा डेवलप करने का कोशिश करूंगा कि आप लोगों के मन मस्तिष्क में आ जाए और एक भी प्रश्न ना छूटे। जैसा कि मैं कहता हूं कि एक बार क्लास करो, ऐसा क्लास करो कि आप कहीं भी आसानी से पढ़ा सको और किसी भी फील्ड में जब आप खड़ा हो जाओ तो आपके सामने कोई दूसरा ना टिक सके। तो यह चैलेंज तो मैंने एक्सेप्ट किया है। अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों का समय है और इस समय में आप लोगों को जनरल साइंस की कई तरह की जो प्रश्न है उससे भी आपको सामना करना पड़ेगा। तो आज हम लोग जनरल साइंस का परीक्षा स्पेशल या परीक्षा विशेषांक जो कह सकते हैं वह हम लोग देखेंगे। और इस क्लास में हम लोग आज जो टॉपिक चूज किए हैं वह है वर्गीकी। इस टॉपिक का नाम क्या है? वर्गीकी, यानी कि टैक्सोनॉमी। तो यह वर्गीकी है क्या और वर्गीकी को हम लोगों का पढ़ने का मतलब क्या है यह भी आप जान लीजिए, क्योंकि सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग फंसते हैं। और इस कारण से हम लोग इस टॉपिक से शुरू करेंगे। यह 2 पार्ट में आप लोगों के पास क्लास होगी, उसके बाद 2 पार्ट में आपकी MCQs होंगे, यानी कि एक चैप्टर का 4 पार्ट होंगे वर्गीकी के। और ये वर्गीकी के जो 4 पार्ट है, इस चारों पार्ट को अगर आप कर लेते हैं तो आपके एक भी प्रश्न छूटने की जो संभावना है वह 0.00001% से भी कम है। तो चलिए, आज अपनी तारीफ बहुत ज़्यादा मैं कर दिया हूँ। मामला देखते हैं कि किस प्रकार से आपके सामने मैं रख पाता हूँ। और अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बड़े बड़े कोचिंग संस्थाओं में जो मोटी मोटी फीस दे के पढ़ रहे हैं उनके साथ तो विशेष करके शेयर कीजिएगा और सेम चैप्टर उनको बोलिएगा कि वहां पर भी मिला ले ताकि मजा आए। तो जीव विज्ञान की यह वह शाखा के अंतर्गत है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जातियों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़ों समूहों में बांटा जाता है। इसे वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी या वर्गीकी कहते हैं। क्या है? तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी अंडर व्हिच ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू लार्ज एंड स्मॉल ग्रुप्स। लार्ज और स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड होता है। कैसे? तो छोटे छोटे जीव से लेके बड़े बड़े जंतुओं तक, छोटे छोटे पौधे से लेके बड़े बड़े विशाल विशाल वट वृक्षों तक, यानी कि ये छोटे से लेके बड़े तक जितने भी हैं इस संसार में, सारे का हम लोग क्या करेंगे? इसमें अध्ययन करेंगे। किस प्रकार के हैं, वो कैसे हैं, जीव कैसे हैं, पौधे कैसे हैं, आवृतबीजी है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, क्या है। तो इसी को आज हम लोग, इस टॉपिक को आज हम लोग करने जा रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट है यह आप लोग को पता है, क्योंकि आप लोग ने जब तैयारी शुरू किया होगा तो आप सिलेबस को देखे होंगे और सिलेबस को देखने के बाद क्वेश्चन बैंक को भी देखा होगा और क्वेश्चन बैंक देखने के बाद आपको ये चीज पता चल चुका होगा कि प्रश्न तो भैया यहां से आते हैं और जब प्रश्न यहां से आते हैं तो इसे करना ही होगा, ज्यादा से ज्यादा करना ही होगा। कैरोलस लिनियस ने जीव जातियों के नामकरण हेतु द्विपद नामकरण, जिसको बाइनोमियल नोमेनकल्चर जिसको बोलते हैं, यह पद्धति उन्होंने दिया था और इसके बारे में हम लोग पहले पढ़े थे। अगर पिछले सेशन में JPSC के टाइम में आपने पढ़ा होगा मुझसे, जिस समय ये सब व्यवस्था नहीं थी और मैं सबको फ्री क्लास दे रहा था, किसमें? तो डायरेक्ट आपका गूगल मीट के द्वारा
तो उस समय मैंने बताया था, अगर आप उस समय से जुड़े हुए हैं तो आप तो जान जाएंगे। तो उन्होंने द्विपद सिद्धांत दिया था, वैसे मैं पढ़ाऊंगा, द्विपद सिद्धांत भी पढ़ाऊंगा, जो नामकरण का है, जीवों के नामकरण से संबंधित सिद्धांत, वह भी यहाँ पर होगी, लेकिन आज नहीं होगी। आज मैं एक अलग टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूँ, तो वो होगी। तो इन्होंने क्या क्या द्विपद नामकरण का सिद्धांत दिया था, और वही द्विपद नामकरण की एक पद्धति जो बताई, इस कारण इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता। बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो वे है लीनियस महोदय को आधुनिक वर्गीकरण का पिता के रूप में जाना जाता है। कैरलस लीनियस जो है, इन्होंने जो सिस्टम दिया नोमेनकल्चर, जो नोमेनकल्चर जो दिया उन्होंने, उसमें द्विनाम पद्धति था। एक नाम तो उसका खास था और दूसरा उसका प्रजाति का नाम था, जिसमें बहुत सारे प्रजातियों को उन्होंने शामिल किया था। मैं उस चीज पर चर्चा कर चुका हूं और आगे भी करता ही रहूंगा। तो इसलिए इन्हें क्या कहता है? फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। जीवों के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने भी अपने मत दिए, और भी जितने वैज्ञानिक थे उन्होंने भी अपने मत दिए, किंतु वर्तमान में व्हिटेकर जो है, व्हिटेकर महोदय, जो 1969 ईस्वी में 5 जगत प्रणाली, 5 किंगडम सिस्टम जो दिए उन्होंने, 5 जगत प्रणाली जो दिया, यह प्रणाली सभी जीवों को संतुष्ट कर पाता है। और सभी जीवों को संतुष्ट करने का मतलब क्या है? मतलब जिसको जिस खांधे में रहना चाहिए उस खांधे में वह रखने में कामयाब हुए। कौन? तो व्हिटेकर जो व्हिटेकर जो है, इन्होंने जो दिया सिद्धांत, उस सिद्धांत में अनुसार क्या किया इन्होंने? 5 जगत में पूरे जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, इस सभी को 5 भागों में बांट दिया। बोला भैया तुम लंबे हो तो तुम इस जगह में हो, तुम्हारे फल के अंदर बीज है तो तुम यहां रहो, तुम अगर फूल से स्पर्म निकालते हो तो तुम यहां रहो, तुम फल से पैदा होते हो तो यहां रहो। भैया तुम्हारा जड़ ही नहीं है, तुम यहां रहो, तुम्हारे ऊपर में दूसरा किसी का प्रभाव है, तुम यहां रहो, तुम हरे रंग से खाना बनाते हो, क्लोरोप्लास्ट है, तो तुम्हारा जगह फिक्स कर दिया। यानी कि इन्होंने 5 पार्ट में सारे जीवों को बांट दिया, और उन्होंने बांटने के बाद कहा कि भाई साहब जिसकी जो जगह है उसे उसी जगह में डालो, ताकि खोजने में क्या होगा? आसानी होगा। स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो आपको सेक्शन कर दिया जाता है, कमजोर बच्चा बी सेक्शन, सीनियर बच्चा ए सेक्शन। क्यों? क्योंकि खोजने में आसानी होगा कि उसकी कमजोरी कहाँ है, और उस कमजोरी को दूर किया जाएगा। और अगर कमजोर बच्चे के साथ में हम डाल दिए सीनियर बच्चे को, तो वे तो जवाब दे देंगे तड़तड़ा के, तो फिर हम क्या करेंगे? तो ऐसे में हम वहां पर उसको सटीक ज्ञान नहीं दे पाएंगे। इन्होंने भी बहुत सोच समझ के यह 1969 ईस्वी में एक वर्गीकरण का सिद्धांत बनाया, और इन्होंने क्या किया कि 5 किंगडम्स में सबको डिवाइड कर दिया, और 5 किंगडम के अंतर्गत सभी जीवों को रख दिया। इसमें पहला किंगडम क्या था? तो मोनेरा। दूसरा किंगडम में कौन था? प्रोटिस्टा। तीसरा में आ जाता है कवक, चौथा में पादप, और 5वां में जंतु। हम लोग किस में हैं? कमेंट करके बताइएगा। 5वां में कौन आ जाता है? तो जंतु। और हम लोग कहाँ हैं? ये आप कमेंट करके बताइएगा। इन्होंने सबको विभाजित कर दिया, बोले भैया सब विभाजित हो जाओ और अलग अलग अपने अपने घर में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि आपका घर ही आपकी पहचान है। आप अपने घर में जाओगे तभी आपको वैल्यू मिलेगी। तो भाई अपने घर में रहो, दूसरे के साथ लड़खड़ाने से क्या होगा? बहुत तरह की बीमारियां आजकल चल रही है ना, जो कई लोग बोलते हैं कि इससे ये बीमारी हो गया, उससे ये बीमारी हो गया। अपना घर का खाना छोड़ के कहीं और खाने चले गए, भाई साहब तो आएगा। उसकी जो है सहनशीलता, उसका जो रहन सहन है, वो आपके साथ थोड़ी ना है। आप खाते हो ब्रेड, कोई खाता है कुछ और। तो भाई ये चीजें तो जो जिसका जो जगह बांट दिया गया उस जगह में रहो, वहां से आप सब चीज करो। यहाँ वहां मुंह मारे फिरोगे तो बीमारी लेके आओगे, और बीमारी लेके आओगे तो सबको फैलाओगे। इस टाइप का हुए थे केस, आप लोग देखेंगे पता चलेगा।
तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं मोनेरा जगत का, यानी यूनिसेलुलर जो है उस पर। किसे कहते हैं? यूनिसेलुलर। कहते हैं कि ये जो मोनेरा जगत है इसके अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। एक कोशिकीय जिसकी एक ही कोशिका से बना हुआ है, प्रोकैरियोटिक जीव है। इन सभी को कहाँ रखा है? तो मोनेरा जगत में रखा है। इसमें कौन कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा, जीवाणु आ जाते हैं इसमें, साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। ये सारे जीव जो है ये कहां पर आता है? तो मोनेरा में आता है। अब मोनेरा जगत कैसा होता है? ये देखिए, ये जो जगत है ये मोनेरा जगत है, एकदम पीलू जैसा जैसा जगत। ये जो जगत है ये सब मोनेरा जगत है। तो यहां पर आता है। यहां पर कौन से हैं? सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जीव, जिसे आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ऐसे जीव जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है, यानी कि छोटा से छोटा जीव जो है उसको शामिल किया गया। ये क्या कहते हैं? माइक्रोप्लाज्मा स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव है। कि अर्थात क्या है? ये स्वयं विकास प्रजनन करने में सक्षम है। यानी कि माइक्रोप्लाज्मा जो है वो क्या है? ऐसा जीव है जो स्वयं अपने का विकास भी कर लेता है, अपना पोषण भी कर लेता है, अपना श्वसन भी कर लेता है, सारी चीजें ये स्वतः कर लेता है। यानी किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है इसे। यह फैल जाएगा, चाहे आप फ्रिज में रख दो फिर भी फैल जाएगा, बाहर छोड़ दो फिर भी फैल जाएगा, किसी भी वातावरण में रख दो फैल जाएगा। लेकिन उसके अनुकूल वो जीव होना चाहिए सिर्फ, बस। तो प्रजनन करने में भी इसे कोई दिक्कत नहीं है। साइनोबैक्टीरिया जो है वह नील हरित शैवाल भी इसको कहते हैं। और जीवाणु सरल है, ये अति सूक्ष्म है ये, तथा एक कोशिकीय भी है, इसलिए इसे अर्धजीव भी कहा जाता है। इसे हम मोनेरा जगत में रखते हैं। इसकी लंबाई कितनी मानी जाती है? पूछा गया है क्वेश्चन, 2 से लेके 4 माइक्रोन तक। अब माइक्रोन क्या होता है भाई साहब? कमेंट करके बताइएगा, नहीं आता है तो अगला क्लास में सुन लीजिएगा। तब तक के लिए यहां पर माइक्रोन ही समझिए। तो 2 से 4 माइक्रोन तक का ही इसकी जो है क्या होती है? लंबाई होती है। यानी कि ये कितना छोटा होगा ये अंदाजा कर लीजिए। 20 माइक्रोन में प्लास्टिक बनता है, 40 माइक्रोन चल रहा है, इस टाइप से। तो माइक्रोन क्या होता है वो बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, आप लोग जुड़े रहिएगा। मोनेरा जगत में इन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है, सिंगल माइक्रोस्कोप के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। कैसा? तो कंपाउंड से। ये मानव के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों ही है। किसी किसी समय लाभदायक भी हो जाता है और कभी कभी यह हानिकारक भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इसके बिना हम नहीं खा सकते हैं, कुछ चीजें नहीं बना सकते हैं। और कभी कभी हानिकारक हो जाता है ज्यादा खा लेने से, फिर पेट गड़बड़, तो वो भी होता है। पहले तो ये जान लीजिए कि लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। इसमें सबसे पहले होते हैं परपोषी और स्वपोषी, यह दोनों तरह का होता है। पोषण के आधार पर अगर देखेंगे तो यह परपोषी भी होता है और यह स्वपोषी भी होता है। स्वपोषित जीवाणु को भी 2 प्रकार होते हैं। एक जो होता है वो प्रकाश संश्लेषी होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना पोषण ग्रहण करता है। दूसरा क्या होता है? वो रसायन संश्लेषी होता है, उसको प्रकाश की जरूरत ही नहीं है, वो रसायन से ही अपना भोजन बना लेता है, तो वो रसायन संश्लेषी होता है। आर्की बैक्टीरिया जो है के लक्षण जो है सामान्य जीवाणुओं से भिन्न होता है। इसने के मिथेनोजेंस जो होता है, मेथोनोजेंस जिसको बोलते हैं, जेनस जिसको बोलते हैं, समूह जो अवायवीय होते हैं, यह दलदल वाले स्थानों में पशुओं के रुमेन में भी पाए जाते हैं। इसका उपयोग मिथेन के उत्पादन में होता है। और फलीदार पौधों के जो फल वाला पौधे होते हैं, ऐसे ऐसे जो फल, खास करके जो फल होते हैं उसके जड़ों में जो गांठ बन जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? राइजोबियम, वह भी यहीं पर होता है, वह भी इसी ग्रुप में शामिल है। जो राइजोबियम है वह भी इसी ग्रुप में शामिल है। किसमें? मोनेरा जगत में। तो राइजोबियम जहां पर प्रोटीन रहता है ना, इसमें कहते हैं यह सहजीविता सिम्बायोसिस का प्रदर्शन करता है। सहजीविता का प्रदर्शन यह करता है। कौन? तो मोनेरा। मोनेरा क्या प्रदर्शन करता है? सहजीविता का। दूसरा जगत है प्रोटिस्टा जगत, यानी कि प्रोटिस्टा किंगडम। तो प्रोटिस्टा किंगडम में क्या है? तो देख, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव रखा जाता है। वहां प्रोकैरियोटिक जीव था, यहाँ यूकेरियोटिक जीव आ गया।
जीवों को रखा गया है। इसमें अधिकांश क्या है, शैवाल तथा संघ प्रोटोजोआ के जीव शामिल हैं। शैवाल जो है वह पर्णहरित युक्त होता है, हरा हरा होता है ना शैवाल, तो पर्णहरित युक्त होता है, कहीं कहीं लाल लाल भी होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे जब चर्चा करेंगे। तो इसी का संवहन उत्तक भी होता है और कोई संवहन उत्तक रहित भी होता है, इसको थैलोफाइटस कहते हैं। इसमें वास्तविक जड़, तना, पत्तियां ये सब नहीं होता है, जड़, तना, पत्ती ये सब नहीं होता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा यह भोजन का निर्माण करते हैं, यानी कि यह स्वपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो भी भोजन का निर्माण करेगा वह स्वपोषी कहलाता है। हम लोग स्वपोषी है कि परपोषी हैं? हम लोग प्रकाश संश्लेषण से भोजन करते हैं क्या, भोजन बनाते हैं क्या? नहीं, हम लोग परपोषी हैं। हम लोग हमेशा, मनुष्य जो है ना दूसरे पर निर्भर रहता है, हमेशा दूसरे पर निर्भर रहता है। ये निर्भरता सबसे बड़ा खराबी है। इंस्टीट्यूट पर निर्भर रह रहे, थोड़ा सा सर्च मारो, बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे आपको यहीं पर, कहीं दिक्कत नहीं है कुछ किसी भी तरह का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें जो बर्न होते हैं, इस पिगमेंट जिसको बोलते हैं, जो बर्न होता है, इसी के आधार पर इसको 3 प्रमुख वर्गों में क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं। जो इसका बर्न है, इसी बर्न के आधार पर इसको 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित कर देते हैं। क्लोरोफाइसिस, हरा रंग का जो होगा वर्णक तो क्लोरोफाइसिस हो जाएगा। रोडोफाइसी हो जाएगा, जिसका लाल रंग का शैवाल होगा, जिसका लाल वर्णक होगा तो रोडोफाइसी हो जाएगा। फियोफाइसी होगा, भूरा शैवाल वाले तो फियोफाइसी हो जाएगा। इसी तरह से कलर के आधार पर ही इसका जो है वर्गीकरण यहां पर किया गया है। अब देखिए पॉइंट आ गया आपके सामने फिर से, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी। ये पूछा गया है प्रश्न, शैवालों और पादप जगत के अंतर्गत दोनों में ही शामिल किया जाता है। पादप जगत के अंतर्गत शैवालों को शामिल कर दिया गया है, तो ये भी आपका पूछा गया जाता है। कभी कभी देखिए नोट्स जो भी साइट में जो लिखा हुआ आता है ना, वो नोट्स होता है, तो वो जान लीजिए कि वह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कवक, फंगी। फंगी जो है वह कवक पर्णहरि रहित, संवहन उत्तक रहित थैलोफाइटस है। ये परपोषी होते हैं, ये परपोषी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अब काइटिन क्या है यह भी बताएंगे, आप जुड़े रहिए ना, सारी चीजें हो जाएगी। काइटिन की बनी होती है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। और खमीर जो ईस्ट है, और कुकुरमुत्ता जिसको मशरूम बोलते हैं, एक प्रकार का क्या है, यह भी कवक ही है। खमीर जिसको एस्को माइसिटीज कहते हैं कुल का यह है, और मशरूम बेसिडियो माइसिटीज का है कुल का सदस्य है। 2 कुल के यहाँ पर चर्चा होगी, 2 वंश का चर्चा हो गया, जो है एक को एस्को माइसिटिस और 2 बेसिडियो माइसिटिस। तो दोनों जो है ये आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि प्रश्न यहां से आते हैं। कवक मूल जो होता है वह कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य सहजीवी सहचर्य करते हैं, जिसको हेलोटिज्म कहते हैं ना, वह सहजीवी सहचर्य करते हैं। इसी को एसोसिएशन प्रदर्शित करता है। और यही लाइकेन जो है, ये लाइकेन जो है कवक और शैवाल का मिश्रित संबंध का नतीजा है। किसका, लाइकेन जो है वो मिश्रित जीव है। किसका किसका, तो कवक और शैवाल का। ये दोनों का क्या है, मिश्रित जीव है, मतलब यही दोनों से मिलके बना है। कौन, लाइकेन। लाइकेन, ये दोनों का संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं, हेलोटिज्म। देखेंगे आगे बहुत कुछ है। चलिए अब हम लोग जाते हैं पादप जगत। चूंकि आज हम लोग पादप जगत तक ही पढ़ेंगे, जंतु जगत अलग से एक वीडियो में हम लोग फिर से करेंगे। तो पादप जगत जो है, इसमें प्लांट किंगडम जो है, इस पर देखिए सभी बहुकोशिकीय, प्रकाश संश्लेषी, उत्पादक, स्वपोषी जीव इसमें शामिल है।
बहुकोशिकीय हो गया, प्रकाश संश्लेषी हो गया, उत्पादक हो गया, स्वपोषी जो है वह शामिल है किसमें, पादप जगत में। अब यहां पर थोड़ा सा समस्या आएगा, ठीक है। समस्या आएगा जब पादप जगत का हम वर्गीकरण करते हैं तो यहां पर दो भागों में हम इसे बांट के देखते हैं, अपुष्पोद्भिद और दूसरा है पुष्पोद्भिद, यानी कि फूल वाले और एक बिना फूल वाले। तो फूल वाले जो है उसके बारे में भी बात करेंगे और बिना फूल वाले जो है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहला जो पोर्शन है उसको देखते हैं। तो हम लोग कहां थे, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद, ठीक है। तो इसको दोनों का चर्चा करेंगे। नग्न बीजी क्या होता है, आवृत बीजी क्या होता है, थैलोफाइटा क्या होता है, ब्रायोफाइटा क्या होता है, टेरिडोफाइटा क्या होता है, ठीक है। एक बीज पत्री क्या होता है, द्विबीज पत्री क्या होता है, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पादप जगत को। पादप जगत में सबसे पहला नाम आता है थैलोफाइटा। ये जो इमेज देख रहे हैं ना, एक गाछ है, गाछ का फेड़ में जो लग गया है ये पीला पीला, ये वाला थैलोफाइटा है, समझे। पादप साम्राज्य का एक प्रभाग है जिसमें पादप जीवन के आदिम रूप शामिल है। आदिम रूप मतलब आदिम जनजाति जैसे समझते हैं, आदिम रूप शामिल है इसमें, जो एक साधारण पादप शरीर को दर्शाते हैं जिसमें एक कोशिकीय से लेकर बड़े शैवाल, कवक, लाइकेन शामिल है। भाई साहब अभी हम लोग मोनेरा प्रोटेस्टा में थे, यही सब आ रहा था, अब फिर से आपका कहाँ आ गया, पादप में भी आ गया है। तो है, चलिए पहले 10 फाइला को थैलोफाइटस कहा जाता है जी। ये बिना जड़, तने और पत्तियों वाले साधारण पौधे होते हैं। गैर भ्रूण फाइटा भी इसे कहते हैं, गैर भ्रूण फाइटा भी कहते हैं। यानी कि प्लेंटी इज ए डिवीजन ऑफ द किंगडम दैट इंक्लूड्स प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स का प्रिमिटिव फॉर्म है यह, एकदम आदिम मतलब क्या हो, बहुत पुराना, यानी कि सबसे पहले जो शुरू हुआ था यहीं से हुआ प्लांट का निर्माण। तो प्रिमिटिव फॉर्म में है, जो क्या करता है, एक सिंपल प्लांट बॉडी को दिखाता है या दर्शाता है, इंक्लूडिंग यूनिसेलुलर टू लार्ज। यहीं से जो है ना प्लांट का जो है ना प्रारंभ माना जाता है, इसीलिए इसे आदिम बोला गया है, इसीलिए इसे आदिम बोला गया है थैलोफाइटा को। अब ब्रायोफाइटा कौन है, वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है। इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिसमें वास्तविक संवहन उत्तक नहीं होते। वास्तविक संवहन उत्तक नहीं होते हैं, यानी कि ये जो है नॉन वेस्कुलर है और ये नॉन वेस्कुलर है। तो इसमें कौन सा आएगा, तो मोसेस आ जाएगा, हॉर्नवर्ट आ जाएगा, ये सब है। यह संसार के हर भूभाग में पाया जाता है, बर्फ रहे चाहे जो भी रहे, चाहे गर्मी रहे, सभी भूभाग में होता है। यह मनुष्य के लिए किसी विशेष उपयोग का नहीं है। ब्रायोफाइटा जो है यह मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा उपयोग का नहीं है, लेकिन यह वर्ग हरे शैवाल से उत्पन्न होगा। जहां भी शैवाल होगा वहीं से यह उत्पन्न होगा। देखिए यहाँ पर चट्टान है, चट्टान के ऊपर में उत्पन्न हो गया, ये चट्टान सीलन टाइप का जो उत्पन्न होता है वह उत्पन्न हो जाता है। तो यही है आपका कौन सा, ब्रायोफाइटा, इसको कहते हैं हम लोग ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट देखते हैं टेरिडोफाइटा।
इसको संवहनी क्रिप्टोगैम भी कहा जाता है। क्रिप्टोगैम्स टेरिडोफाइटा बिना बीज या फूल वाले पौधे का प्रकार है। यहां पर बीज भी नहीं है, फूल भी नहीं है, कैसे लग जाएगा? तो वैसे ही उग जाता है जैसे, इसलिए इसे क्रिप्टोगैमस कहते हैं, नाम से भी जाना जाता है। जैसे फर्न और हॉर्सटेल जो है इसमें से एक है। चूंकि वे संवहनी उत्तक, जाइलम और फ्लोएम का प्रदर्शन करते हैं, इसलिए इन्हें वास्तव में सबसे प्रारंभिक स्थलीय संवहनी माना जाता है। प्रश्न आ जाएगा तो टेरिडोफाइटा को क्या माना जाता है? सबसे प्रारंभिक स्थलीय संवहनीय पौधा, यानी कि दे कैन इन फैक्ट बी कंसिडर्ड द अर्लीस्ट टेरेस्ट्रियल वेस्कुलर प्लांट, इसको कहते हैं। यानी कि यह जो है टेरिडोफाइटा जो है वह बहुत ही पहला पौधा के रूप में इसे माना जा सकता है। देखिए ये इमेज जो है, ये इमेज आपके सामने है। कैसा लग रहा है क्लास? अगर अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं लग रहा है तो छोड़ देंगे। भाई इंस्टीट्यूट में तो अच्छा लग रहा था सभी को। चलिए आगे देखते हैं। फेनरोगेमस हमारे ग्रह पर सबसे उन्नत पौधे हैं। इनका पौधा जो है शरीर जड़ों, तनों और पत्तियों में विभाजित है, यानी कि फूल, पेड़ जिसको बोल सकते हैं या ट्री बोल सकते हैं इसको। ये क्या है? इसमें जड़ भी है, तना भी है और साथ साथ में पत्ती भी है। इसका क्या है? इसके पास विशेष प्रजनन अंग भी होते हैं जो बीज पैदा करते हैं, जिन्हें हम बीज उत्पादक पौधे भी कहते हैं। किसको? फेनरोगेमस को। देवदार का पेड़, घास, फसलें, फूल, बांस का पेड़, ये सब हम अपने घरों में देखते ही हैं और वे सभी फेनरोगेमस हैं। यह सबसे बड़ा उपमहाद्वीप है जो 2 भागों में विभाजित है, जिसका एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जिसे कहते हैं। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में यह बटा हुआ है। जो फेनरोगेमस है वह किस में बटा हुआ है? तो 2 में। फेनरोगेमस मतलब क्या हो गया? वो परिपूर्ण एक पेड़ है, यानी कि एक ऐसा पेड़ जिसमें तना भी है, जड़ भी है, पत्ती भी है, बीज उत्पादक भी है, यानी कि वह अपने बीज से ही अपना अगला पीढ़ी तैयार करता है, तो वह फेनरोगेमस है। इसको 2 पार्ट में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब हम लोग इस 2 पार्ट को देख लेंगे आज के सेशन में। तो क्या है जिम्नोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी वाले पौधे होते हैं, जिसका बीज बाहर में होता, नग्न बीजी। आदिम बीज पौधे के रूप में भी यह जाना जाता है। जिम्नोस्पर्म शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जिम्नो जिसका अर्थ है नग्न, जिम्नो का मतलब होता है नग्न, जिम्नो का मतलब होता है नग्न, और स्पर्मा का मतलब होता है बीज। स्पर्मा का मतलब होता है बीज, यानी कि नग्न बीज। तो इसका भी अलग अलग विशेषता होगा, अलग अलग पौधे हैं तो अलग अलग विशेषता होगा। तो देखिए क्या कहते हैं, जो जिम्नोस्पर्म की विशेषता क्या है? दुनिया के ठंडे क्षेत्रों में वितरण को प्रतिबंधित कर दिया है इसे। ऊंचे काष्ठीय 12 पेड़ मुख्य रूप से इसका प्रतिनिधित्व करता है। ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पेड़, 12 महीना लगने वाला पेड़ इसका कुछ रूप में तो बूढ़ी क्लाइंबर्स भी है, जड़ी बूटियां अनुपस्थित है इसमें। इसमें से कई जेरोफाइटिक अनुकूलन दिखाते हैं और जाइलम में वाहिकाओं की कमी होती है, और कुछ जेनेरा को छोड़ के इसमें गनेटम होता है। कुछ जेनेरा को छोड़ के इसमें गनेटम होता है। अगर आगे देखेंगे तो आपको मिलेगा वे हमेशा विषम बीजाणु होते हैं। 2 बीजाणु पैदा करते हैं, माइक्रोस्पोर नर और मेगास्पोर जिसको मादा कहते हैं। माइक्रोस्पोरेमिंग किया गया है, इसमें माइक्रोस्पोरोफिल पाया जाता है, जबकि जो मेगास्पोर होता है वह मेगास्पोरेंगिया के अंदर मेगास्पोरोफिल पाया जाता है। दिखावटी फूल इसमें नदारद होते हैं। इसके स्थान पर शंकु स्ट्रोबिलस बनते हैं। बांस में देखें दिखावटी फूल नहीं होता आपका, इसमें देखें है ना, बरगद के पेड़ में दिखावटी फूल नहीं होता, होता है नहीं, उसी में से निकला, उसी में से फल हो गया। आपका कई तरह के इस प्रकार के, रबड़ का देखें दिखावटी फूल होता है नहीं होता है, लेकिन होता है फल।
इसी प्रकार के कई पौधे हैं जो कि आपका दिखावटी फूल नहीं होते लेकिन उसके बीज होते हैं, तो वो चीजें यहां पर दिखाया गया है। अंडाणु इसका नग्न है, अंडाशय अनुपस्थित है। इस प्रकार से बनने वाले बीज या फल के दीवारों से रहित होता है। भ्रूणपोष या अनुगणित होता है, या भ्रूणपोष भी होता है और अनुगणित होता है। अब जिम्नोस्पर्म को तो देख लिए हम लोग, एंजियोस्पर्म को जैसे ही देखेंगे क्लियर हो जाएगा। एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी फूल वाले पौधों के रूप में जाना जाता है। इसके फलों के भीतर बीज लगे होते हैं। एंजियोस्पर्म शब्द की उत्पत्ति क्या है? एंजियन से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? छिपा हुआ होता है। और स्पर्मा का अर्थ तो जानते हैं, बीज। एंजियन मतलब होता है छिपा हुआ, तो क्या हो गया? यानी कि छिपा हुआ बीज इसमें रहता है। क्या रहता है? तो छिपा हुआ बीज इसमें रहता है। एंजियोस्पर्म मतलब छिपा हुआ बीज वाला। और एंजियोस्पर्म की क्या क्या विशेषताएं हैं यह देख लेते हैं। तो ये सभी प्रकार के आदतों और आवासों में पाए जाते हैं। वे व्यवहारिक रूप से विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे ऊंचे पहाड़, रेगिस्तान, जल भूमि, सभी जगहों में कौन पाया जाता है? तो एंजियोस्पर्म पाया जाता है। वे विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। जड़ी बूटी के रूप में हो गया, झाड़ी के रूप में, पेड़ के रूप में, लता के रूप में, ट्विनर के रूप में, पर्वत में, एपीफाइटस के रूप में। फूल एंजियोस्पर्म का सबसे सुंदर हिस्सा होता है। एंजियोस्पर्म में जितने भी पौधे होंगे उसका फूल बहुत ही सुंदर होता है। तो फूल खिलता है तो जानते हैं मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। फूल इसका सबसे सुंदर हिस्सा होता है। और भी क्या है इसका अंतर विशेषता वो देखिए, इसके पास जाइलम होता है, फ्लोएम के साथ होता है, कोशिकाएं भी होती है, विंटरेसी है, जैसे कुछ परिवारों को छोड़ दे तो विंटरेसी भी है। फूल आवृत बीजी पौधे का प्रजनन अंग है। ये यौन प्रजनन के लिए अत्यधिक लघु और संशोधित प्रारोह है। यहां पर अगर देखेंगे तो ये फल निषेचित अंडाशय पैदा करते हैं। बीज फलों के अंदर बंद होते हैं। वे अजैविक जैसे हवा और पानी के विभिन्न जैविक एजेंटों से मधुमक्खी, पक्षी, घोंघा, चमगादड़ आदि से क्या करते हैं? परागन करते हैं, परागित करते हैं। यानी कि वह जो सेक्सुअल जो वर्क होता है वह कौन कर देता है इसका? तो मधुमक्खी, पक्षियां, घोंघा, ये सब जो है, चमगादड़, ये सब इसका जो एक दूसरे के साथ में संपर्क बनाता है तो क्या होता है? उससे बीज का निर्माण होता है और वही बीज यहाँ पर कहता है। यहाँ दोहरा निषेचन दिखाता है और त्रिसंलयन दिखाता है। दोहरा निषेचन क्या होता है, त्रिसंलयन क्या होता है, ये सारी चीजें हम बताएंगे। भ्रूणपोष दोहरे निषेचन का उत्पाद है और त्रिगुणित होता है। इससे विकासशील भ्रूण को हम लोग पोषण मिलता है। इससे विकासशील भ्रूण को पोषण मिलता है। आज क्लास हम लोग यहाँ रोक देंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या देख लिए हैं वे कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा आप लोगों को बायो का यह चैप्टर यानी कि वर्गीकी चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा, कितना ऊपर से पार हुआ और कितना आप लोग आसानी से समझ पाए। अगर आसानी से समझ पाए तब पढ़ने का फायदा है, अदरवाइज फिर पैसा देके फी देके पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लगने लगता है कि पैसा नहीं दिए हैं तो बढ़िया पढ़ाई नहीं होता है। ये भी लगना स्वाभाविक होता है, मनुष्य है, मनुष्य के साथ में ये सब चलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।